हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। जैसा कि लास्ट टाइम आपको योगेश सर ने बताया था कि YSR अब हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी टीचिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज़ रमाशंकर पाल। ऑफलाइन सेंटर्स में स्टूडेंट मुझे रमन सर बोलते हैं और मैं यहाँ पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेता हूँ। और देखो, जनरली जैसे है, लास्ट टाइम आपको योगेश सर ने बताया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो सारे सीटी के पोर्शंस हैं प्लस ट्वेल्थ का जो पोर्शन है वो हम लोग ऑनलाइन अपने कोर्सेज में ख़त्म करने वाले हैं। तो मतलब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचेगा। हमारी तरफ से ये ट्राई होगा हमेशा कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। जैसा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो फुली सेटिस्फाइड है, और वही हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपको भी पूरी तरह से मतलब टीचिंग रिलेटेड, या मान लो आपकी कोई क्वेरी है तो इजीली हम लोग उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेरा नाम रमाशंकर पाल है और यहाँ पे सब रमन सर बोलते हैं मुझे। और मैं जनरली पूरी केमिस्ट्री लेता हूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो अबाउट माय एक्सपीरियंसेस अगर आप देखोगे तो मैं लगभग पिछले 8 से 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। और मैं एक्स फैकल्टी हूँ बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट का जो हमारे यहाँ थाने में है। तो आप लोग मुझसे काफ़ी बेटर उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपको मतलब अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ या सिखा सकूँ। तो बेसिकली मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फिजिकल के चैप्टर्स भी लूँगा, ऑर्गेनिक के भी लूँगा, इनऑर्गेनिक के भी लूँगा। और अपनी तरफ से ये ट्राई करूँगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप लोग को मान लीजिए कोई दिक्कत होती है तो आप लोग अफ्रंटली मुझे पूछ सकते हैं या हमको टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको योगेश सर ने सब कुछ बताया होगा कि हमारा टेलीग्राम चैनल वगैरह है। जो भी है, आपको नोट्स, PDF सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें आप लोग को मतलब प्रैक्टिस सेशन के लिए भी लिंक वगैरह सेंड कर दिए जाएंगे, PDF वगैरह सेंड कर दिए जाएंगे। तो हमारा मोटिव ये है कि जितनी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपको करा के ले रहे हैं वो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स हो गए, कोई भी क्वेश्चन हो गए, छोटे से छोटे क्वेश्चन हो गए, उनका एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब देखो, जैसे हम लोग 11th-12th बोर्ड में सब्जेक्टिव एग्जाम तो दे नहीं रहे, तो जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स बेस्ड होते हैं टोटली कॉन्सेप्ट के ऊपर। 11th-12th में बोर्ड में अपने को क्या है कि एक डेफिनेशन पढ़ा, ठीक है, उसको 10 बार रट्टा मार लिया, वो जाके लिख दिया, हो गया, अपना काम खत्म। बट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम्स है उसमें हमको पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, मतलब एकदम डिटेल स्टडी देखनी पड़ेगी, जो कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है तुम्हारा, आज केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है। जैसा कि मैंने बताया, अगर मेरी क्वालिफिकेशंस के बारे में मैं बताऊं तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से MSc किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट अबाउट माई एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बहुत दिनों से केमिस्ट्री के लेक्चर्स लेता हूं अलग अलग क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं कुछ बड़े क्लासेस में भी मैंने 2-3 साल पढ़ाया हुआ है, और अब जाके मैं YSR एकेडमी से लगभग पिछले 5 से 6 साल से यहाँ पे लेक्चर्स ले रहा हूँ। तो आप लोग पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि आपको जो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो काफ़ी बेटर होंगी कंपेयरिंग टू अदर इंस्टीट्यूट बोलो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलो। अपफ्रंटली कोई भी डाउट्स है तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं और आपको पूरा का पूरा ये दिया जाएगा। तो आज के बेसिकली लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं CET के लिए, वेदर वो 11th के चैप्टर हैं या 12th के चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर्स तो आपको हर कोई पढ़ा देगा कि ऐसे ऐसे पढ़ लो, ये कर लेते हैं। बट बाद में अपने को पता चलता है कि हम लोग 80 पेज का एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है। तो कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स पे फोकस नहीं करना है, कौन से चैप्टर को तुम स्किप कर दोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। CET के बेस के लिए हम लोग सारी चीजें मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत कम भी अगर पढ़ते हो तो वो भी तुमको नुकसान कर देगा बाद में। तो एक डिटेल में पहले आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चंस बता देता हूं कि कितने आएंगे और कौन कौन से चैप्टर 11th के सिलेबस से पढ़ने हैं अपने को और कौन से 12th के सिलेबस से पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दूंगा, प्लस मैं कोई एक नया चैप्टर भी आज स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री का, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद से ये सीरीज चलती जाएगी लगातार। तो जैसा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वैसे ही आपको ऑनलाइन में भी ये सब देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सीटी या बोर्ड में अगर आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो पहले मैं 11th के चैप्टर्स बता देता हूँ कौन कौन से अपने को पढ़ने हैं, और प्लस उसमें से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं तुम्हारे सीटी वगैरह में, या फिर बोर्ड के भी चैप्टर हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, तो उससे भी आप लोगों को एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ाई अपने को करनी है। तो 11th के चैप्टर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग देखें 11th केमिस्ट्री में, ठीक है, तो पहले 11th की जो केमिस्ट्री है उसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं कि हमारे पास ऑर्गेनिक के कौन कौन से चैप्टर है, इनऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर है, प्लस हमारे पास फिजिकल के कौन से चैप्टर है। ठीक है, तो इससे आप लोगों को भी एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या पढ़ाई करनी है और कितनी पढ़ाई करनी है। तो अगर तुम 11th की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ढूंढते हो तो तुमको सिर्फ 2 चैप्टर मिलेंगे। एक तुम्हारा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, एक तो अपने पास आ जाता है हाइड्रोकार्बन, और एक दूसरा आ जाता है चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली ये 2 चैप्टर अपने को ऑर्गेनिक से आते हैं। अब इन ऑर्गेनिक के चैप्टर में अगर तुम हाइड्रोकार्बन से देखते हो तो एटलीस्ट तुमको 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, प्लस अगर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखें तो 2 क्वेश्चन तुमको यहां से एक्सपेक्टेड होंगे। अब ये हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है, पहले ये चैप्टर काफी लेंदी हुआ करता था, बट जब से अपना नया सिलेबस बना है तो 3-4 चैप्टर्स को कंबाइन करके ये बना दिया गया है। जैसे अगर मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करूं तो हाइड्रोकार्बन एक्चुअली 4 अलग अलग चैप्टर्स में डील करता है। दैट इज, तुमने देखा होगा एल्केन, फिर इसी में आ जाता है अपने पास एल्कीन, फिर एल्काइंस, और इसी में आ जाते हैं अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो पुराना पोर्शन था हमारा उसमें ये चारों के अलग अलग चैप्टर्स थे। अब इस बार वो लोगों ने क्या किया है, इन चारों चैप्टर्स को कंबाइन करके एक नया चैप्टर बनाया, दैट इज हाइड्रोकार्बन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आप लोगों को 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे, प्लस बेसिक प्रिंसिपल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर देखते हो तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, और इसमें भी अगर मैं बताऊं तो जनरली यहाँ से नॉमेनक्लेचर वगैरह पूछे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर्स वगैरह पूछे जाएंगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो होता है हमारा, यहाँ से वो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक अगर पढ़ रहे हो, 11th की ऑर्गेनिक से पढ़ रहे हो, तो 6 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 6 क्वेश्चन तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करते हैं, अगर 11th के पोर्शन की मैं बात करूं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन। अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में तुमने नोटिस किया होगा एक तो चैप्टर आ जाता है अपने पास। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सेकेंड चैप्टर आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड चैप्टर अगर हम लोग देखते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट, और इसी एस ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग ग्रुप 1 एंड 2 भी बोलते हैं, ये भी सुना होगा। नए बुक्स में ऐसे लिख के आता है अपने को, पुराने अगर एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे तो इसी चैप्टर को एस ब्लॉक करके लिखा होगा, बट नए जो चैप्टर्स हैं उसमें अपने को ग्रुप 1 एंड 2 लिख के आता है। फिर 4th चैप्टर देखोगे तो ग्रुप 13, 14 एंड 15 यहाँ पे ये आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब पीरियोडिक टेबल तो जनरली तुम्हारे सीईटी के पोर्शन में नहीं है, बट अगर केमिकल बॉन्डिंग को लेके चलते हो तो केमिकल बॉन्डिंग से अपने को 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये मैंने लगभग 10 से 20 साल के जो एमएससीईटी के पेपर हैं उनको कंबाइन करके ये डेटा निकाला हुआ है। तो केमिकल बॉन्डिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुमको 3 क्वेश्चन तो आने ही है कैसे भी करके, और काफ़ी लेंदी चैप्टर है। जनरली अगर ठीक से पढ़ोगे तो मैं एक ये भी बोल सकता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग एक बेस है। अगर केमिकल बॉन्डिंग अपने मतलब आप लोगों ने ठीक से नहीं सीखा हुआ है तो वो आगे जाकर कहीं ना कहीं अपने को प्रॉब्लम देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा एस ब्लॉक।
देखो एस ब्लॉक और जो ग्रुप 13 एंड 14 15 अपने पास चैप्टर है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट एक एक मार्क के क्वेश्चन एक एक तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मेजर हो गया अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, फिजिकल पे अगर हम लोग चले तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक प्रिंसिपल, इसी को बहुत लोग मोल्स वगैरह भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, फिक्स है ये चीजें, यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑफ 11th स्टैंडर्ड। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलो, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एटलीस्ट। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी आपको 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर्स को भी अगर ठीक से देखते हो तो यहां से भी नियरली 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जस्ट बात करूं तो जो सीईटी में हमारे पास 50 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलो कि ये 11th के टेक्स्ट बुक से आपको आने वाले, और बचे हुए 30 क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे 12th की टेक्स्ट बुक से। ठीक है, तो 11th में अगर कुछ पढ़ रहे हो, बाकी अगर 11th में और देखते हो तो अपने को न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसे चैप्टर हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एमएससीईटी से, पीरियोडिक टेबल का एमएसटी सीईटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये सब चैप्टर अगर आप निकाल भी देते हो तो भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे एक और चैप्टर मैं ऐड करूंगा जो होता है तुम्हारा एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड। अगर हम लोग एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स भी देखते हैं ना, तो यहां से भी तुमको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्लस एक लास्ट वाला चैप्टर होगा तुम्हारे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जहां से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कभी कभी वहां से नहीं भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर उसी चैप्टर को लेके बैठे हो 3-3 4-4 दिन एक चैप्टर पढ़ रहे हो और लास्ट में हमको रिजल्ट पता चलता है कि वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहे हैं या वो भी नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा पढ़ना पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर 11th की टेक्स्ट बुक उठा रहे हो तो 20 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो और 20 क्वेश्चन आएंगे भी अपने को। ठीक है, तो 20 यहां से हो गए। ये हो गया हमारा ओवरऑल किसका, 11th का सिलेबस। ठीक है, अगर मैं 12th के सिलेबस पे चलूं तो हम लोग जब देखते हैं 12th की केमिस्ट्री, तो अगेन 12th की जो केमिस्ट्री है वो भी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, बराबर। सबसे पहले यहां पे भी अपने पास क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये चीजें मैंने बहुत बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे देखी है कि टीचर्स आते हैं, खाली पढ़ा के निकल जाएंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। ये स्टूडेंट्स को बताते नहीं है कि इस चैप्टर, जो चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन सीईटी में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जब सीईटी वगैरह पढ़ाते हैं तो हम लोग बताते हैं सीईटी हो गया, नीट हो गया, जेई के प्रिपरेशंस के लिए। अब काफी दिनों का एक्सपीरियंस होने से और प्लस एनालाइज करने से हमारे पास ये डेटा है कि इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर कोई भी रैंडमली उठा के पढ़ना मत स्टार्ट करो। ठीक है, एक चैप्टर उठाओ, उससे पता करो कि कितने क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्टेड है तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 12th के जो सिलेबस हैं, एक तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, दूसरा अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड अगर हम लोग देखें तो वापस से फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 चैप्टर हैं अपने पास, 3 कॉन्सेप्ट्स अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के अगर चैप्टर देखोगे तो सबसे पहले आता है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में एचडीए वगैरह भी बोलते हैं। अब एचडीए बोलते तो हैं इसमें कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं एरोमेटिक कंपाउंड का भी इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो डिराइव करके जो भी एरोमेटिक या एल्केन्स हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स अगर पढ़ रहे हो तो 3 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है अपने को। सेकंड ऑर्गेनिक में आ जाता है अपने पास क्या, अल्कोहल।
फेनॉल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल, फेनॉल, ईथर से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मान लो ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट जो नेमिंग रिएक्शन है उनको पढ़ के जाओ, क्योंकि कोई भी चैप्टर ओपन करके देखोगे तो तुमको रिएक्शंस तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट अगर नेमिंग रिएक्शन पे फोकस करोगे तो 5 से 6 जो कॉन्सेप्ट होंगे वो किसके होंगे, नेमिंग रिएक्शन। तो अगर ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या रट्टा मार के जाना चाहते हो तो एटलीस्ट क्या कर सकते हो, नेमिंग रिएक्शन पे फोकस कर सकते हो। और वहीं से क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा कोई रैंडम रिएक्शन तुमको नहीं पूछा जाएगा, सारे जो रिएक्शंस होंगे वो बेस्ड होंगे किसी न किसी नेमिंग रिएक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहां से भी अगर देखते हो तो लगभग 3 क्वेश्चन, और यहाँ पे अगर मेजरली बोर्ड्स अभी रिसेंट में आप लोगों ने दिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि एल्डिहाइड कीटोन में जो मेजर क्वेश्चंस हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, स्टेफेंस रिएजेंट, ठीक है। एक सिंपल सा अगर कॉन्सेप्ट बताऊं, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, रिएक्शंस के पीछे मत दौड़ो। तुम रिएक्शन देखने जाओगे ना तो तुमको हजारों लाखों रिएक्शंस दिख जाएंगी, कभी भी रिएजेंट पे फोकस करने का कि कितने रिएजेंट है। मैं तुम्हारे ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर या नीट का पोर्शन या जेई का पोर्शन उठा लूं अगर, तो उसमें तुमको लाखों रिएक्शन मिल जाएंगे, और इतनी अपनी कैपेसिटी नहीं कि हम लोग 1 लाख 2 लाख रिएक्शन याद कर सके। हाँ, बट अगर रिएजेंट उठाते हो तो रिएजेंट बहुत ज्यादा तुमको मिलेंगे, तो 60 70 80 इतने में तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाता है। तो एक बार तुमने रिएजेंट्स याद कर लिए, कैटलिस्ट याद कर लिए, वहां पे ऑर्गेनिक का गेम खत्म हो जाता है। उसके बहुत ज्यादा हर रिएक्शन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, क्लियर है। तो कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो मेरी ये एडवाइस है कि सिर्फ क्या पढ़ना है अपने को, रिएजेंट और नेमिंग रिएक्शन ध्यान में रखो, बाकी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर यहां से आ जाता है क्या अपने पास, अमाइंस। अब अमाइंस को ही एनसीईआरटी में क्या लिखा जाता है, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है। तो कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन देखते हो तो बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से नेमिंग रिएक्शन अगर देखोगे तो 5 से 6 मिलेगी इंपॉर्टेंट वाली। तो 2 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो सीईटी में कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए, और जनरली बोर्ड्स वगैरह में भी इसके 1-2 ही क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो लोग नहीं देते। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अपने पास क्या, बायोमोलिक्यूल्स, और दूसरा आ जाता है अपने पास पॉलीमर, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का डेटा निकाल के बताऊं तुमको, तो वेदर वो जेई हो, नीट हो या सीईटी हो, जेई की बात तो अभी मैं नहीं कर रहा हूं, बट नीट और अगर सीईटी में देखते हो तो बायोमोलिक्यूल से 1 और पॉलीमर से 1 अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं, हमेशा आते हैं। तो अगर मान लो कि ये 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के मेजर वाले पढ़ रहे हो तो उनके साथ में इनको भी लेते चलो, 1-2 क्वेश्चन फ्री का देके जाते हैं, मतलब हल्का सा भी एक ओवरव्यू अगर तुम्हारे पास होगा तो भी ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं होंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं तो अपने आंसर अपने आप करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर इनऑर्गेनिक के पार्ट पे आऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है अपने को पी ब्लॉक। अब देखो पी ब्लॉक 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, 13 14 15 ये तुमको 11th के बुक में मिल जाएगा, 16 17 और 18 तुमको 12th के बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो पी ब्लॉक है उसमें कौन से ग्रुप के एलिमेंट है अपने पास, खाली 16 17 और 18 यहाँ पे पढ़ोगे। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन तो तुमको मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा अगर मैं बोलूं कि क्या पढ़ना है इसमें, तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना ऑक्सी एसिड्स का, ठीक है। ऑक्सी एसिड यहाँ पे तुमको सल्फर के मिल जाएंगे, फॉस्फोरस के मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनसे एक क्वेश्चन मिल जाता है। कभी कभार एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बॉन्ड एंगल बताओ। अब जिन्होंने पढ़ा है उनको ये चीजें सिंपल लगती है, बट जिन्होंने नहीं देखा हुआ है तो उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बट अगर मान लो पी ब्लॉक नहीं भी पढ़ रहे हो तो एक बार ऑक्सी एसिड्स देख के जाओ, क्लोरीन के मिल जाएंगे, सल्फर के मिल जाएंगे, फॉस्फोरस के मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर पी ब्लॉक पे चलूं तो अपना आ जाता है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मतलब बहुत लोग को देखा हूं कि ये चैप्टर स्किप कर देते हैं ये लोग, ठीक है, बोलते हैं कि क्या आएगा इसमें से,
बट जहां तक मैंने एनालाइज किया है कि हर साल तुमको 2 से 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा मत करो कि इस चैप्टर को स्किप कर दो, इजी चैप्टर है, आराम से इसमें भी देखोगे तो IUPAC का नेमिंग आता है बहुत बार। तो अगर कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो तो नेमिंग तो एटलीस्ट कवर कर लो, ठीक है। तो मैं ऐसे एडवाइस करूंगा कि ये चैप्टर्स मत छोड़ के जाओ, क्योंकि मतलब मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, तो एक तो सबसे पहले वो लोग फिजिकल को स्किप करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल है, तो बहुत लोगों को नहीं जमता है, ठीक है। तो पहले तो वो स्किप करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद जब वो लोग इनऑर्गेनिक पे आते हैं तो उसमें क्या भर भर के एकदम उनको डेटा दिखता है, तो उसमें एक्चुअली क्या दिक्कत है कि उनको पता ही नहीं होता कि उसमें पढ़ना क्या है, तो वो लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा मत करो, जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं वो तुमको फ्री के नंबर देके जाते हैं। अभी भी अपने पास 1 महीना बचा हुआ, आराम से अगर पढ़ते हो तो भी कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, एटलीस्ट आइडिया तो मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे तुमको मिल जाएगा ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, DNF ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। इसी में अगर तुम लोग थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ मेटलर्जी का भी पार्ट दिया होगा, ठीक है। अब ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन में क्या पढ़ना है, सिर्फ 2 से 3 टॉपिक, बराबर। एक तुमको मेटल्स के ओर पे क्वेश्चन आएगा, ओर्स पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इस मेटल, इस पर्टिकुलर मेटल का ओर बताओ, मिनरल बताओ, बराबर। तो वो एक क्वेश्चन वहां से पकड़ लो, और दूसरा ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन से देख रहे हो तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का डिफरेंस देख लो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थर्ड टॉपिक, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फोर्थ टॉपिक। मुश्किल से 3 या 4 टॉपिक हैं जो अपने को पढ़ने, उतने में तुमको CET का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से भी अगर मैं बोलूँ तो 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके चलो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट अगर चले फिजिकल केमिस्ट्री पे, तो फिजिकल में सबसे पहला चैप्टर आ जाता है अपने पास सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट पूरे चैप्टर में सिर्फ बोलने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री है, पूरे चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला है और उस एक फॉर्मूले पे पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। जिनको पता होगा उन्होंने देखा होगा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है कि कोई भी अगर मेरे पास क्यूब है या कोई भी यूनिट सेल है, उसका क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना। तो उस डेंसिटी में नंबर ऑफ एटम, एरिया, रेडियस सारे मेंशन होते हैं। अब सारे डेटा वो तुमको दे देगा, एक कैलकुलेट करने को बोलेगा, तो सिर्फ एक फॉर्मूला है। मैं तो ये बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक क्वेश्चन आता है, बट एक्सपेक्टेड होगा कि न्यूमेरिकल ये होगा, ठीक है। इस चैप्टर में थियरीज तुमको भर भर के मिलेंगी, बट जहां तक मेरा अजम्पशन है सॉलिड स्टेट से तुमको क्या मिल जाएगा, एक न्यूमेरिकल आएगा, बट वो न्यूमेरिकल इतना इजी होगा कि इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो वीडियो देख रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हो, तो बाकी सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ सिंपल सा क्या करो, एक न्यूमेरिकल उठाओ, उसका जो फॉर्मूला पूरी टेक्स्ट बुक में देख लो, डेंसिटी का एक फॉर्मूला होगा, उसमें एरिया मेंशन होगा, रेडियस मेंशन होगा, नंबर ऑफ एटम मेंशन होंगे यूनिट सेल के, उसमें से कुछ एक निकालने को बोलेगा, बाकी सारा डेटा आपको दिया होगा। तो उसमें कुछ करना नहीं है, जहां तक मुझे लगता है कि इजीली सॉल्व हो जाता है। दूसरा अगर चैप्टर इसमें देखें तो सॉल्यूशंस, राइट। सॉल्यूशंस को ही पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोला जाता था, 3-4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया तुम्हारा, ये 3-4 प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इंक्रीज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ के चलो कि यहाँ से आ सकते हैं। थर्ड चैप्टर इसमें आ जाता है अपने पास क्या, थर्ड अभी तो मैं बोलूँ कि अभी तो नया चैप्टर आ गया है अपने पास, आयनिक इक्विलिब्रियम। इसका पार्शियल जो पार्ट है वो 11th में दिया है एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले थोड़ा सा ये जो नया पोर्शन आया ना, इससे थोड़ा सा बैक अगर जाओगे, जो पुराने पोर्शन थे उसमें 11th में ही तुमको केमिकल इक्विलिब्रियम भी था और आयनिक इक्विलिब्रियम भी था। बट इस साल ये लोगों ने क्या किया है, केमिकल को 11th में रख दिया और आयनिक को यहाँ पे रख दिया। तो न्यू चैप्टर है, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी अगर बहुत पढ़ना है तो एक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ लो सिंपल सा, या फिर बफर सॉल्यूशन पे एक न्यूमेरिकल कर लो। एक बफर सॉल्यूशन हो गया, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, तीसरा अगर बचता है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट करके एक फॉर्मूला होगा,
ये 3 ही फॉर्मूले हैं जिसमें से तुमको एक क्वेश्चन सीईटी में पक्का मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर चले तो अपने पास आ जाता है केमिकल काइनेटिक। अब केमिकल काइनेटिक में 2 क्वेश्चन तो आते हैं, और केमिकल काइनेटिक अगर पढ़ा होगा तुमने 12th में अच्छे से तो देखा होगा, एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उनकी क्या इंटीग्रेटेड इक्वेशन। उनकी जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसी पे तुमको 2 न्यूमेरिकल मिल सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास थर्मोडाइनमिक। अब थर्मोडायनेमिक एक ऐसा चैप्टर है जिसको सुनते ही आधे लोग की हालत खराब हो जाती है कि इसमें करें क्या। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े क्या, कैसे पढ़े हैं। एक तो पहली बात, ये चैप्टर देख के ही ऐसा लगता है कि कहीं फिजिक्स से उठा के डाल दिया गया है, तो ऐसा कोई भी कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक और केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक में जमीन आसमान का फर्क है, कुछ लेना देना नहीं। यहाँ पे सारी जो एनर्जीज होंगी वो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगी, और वहाँ पे जो होता है वो उनका फिजिकल वर्क्स जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो थर्मोडायनेमिक ऐसा चैप्टर है जहां से तुमको 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। अगर मैं बता भी दूं ना एक एक टॉपिक, तो उस पर तुमको क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो तुमको मिल जाएगा सिस्टम पे, राइट, जिसमें हम लोग ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा तुमको मिल जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, वो मिल जाएंगे तुमको। नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है जो मैक्सिमम जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग V2 बाई V1, ऐसे करके फॉर्मूला प्रेशर के रिस्पेक्ट में बोलते हो तो वही फॉर्मूला अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल उस फॉर्मूले पे मिल जाएगा। उसके आगे थर्मोडायनेमिक्स के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, बराबर, और गिब्स एनर्जी। न्यूमेरिकल वाइज देख रहे हो तो एक तो क्या हो जाएगा अपने पास मैक्सिमम वर्क डन, दूसरा गिब्स एनर्जी। 2 फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड होता ही है, सीईटी का एग्जाम दो या वेदर तुम अपने बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे आ जाएगा हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड होते हैं। तुमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे, और 4 के 4 आने ही हैं बोर्ड में भी। इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इतना वास्ट चैप्टर है, बट अगर न्यूमेरिकल्स देखोगे तो एक तो तुमको न्यूमेरिकल मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी पे, दूसरा न्यूमेरिकल मिल जाएगा सेल कांस्टेंट पे, तीसरा नस्ट इक्वेशन पे, बराबर। तो ये 3 ये हो गए, और चौथा न्यूमेरिकल हेस लॉ पे। तो 4 न्यूमेरिकल, अगर 2 भी आ गए गलती से तो बोर्ड्स में अगर सब्जेक्टिव है तो 2 न्यूमेरिकल 2-2 मार्क्स के देके 4 मार्क्स ऐसे ही दे देते हैं। बट यहाँ पे जो तो सीईटी का लेवल है ना, सीईटी में देखो बहुत ज्यादा हाई फंडू क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, अगर तुम लोग को फॉर्मूला याद है तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा रटने वटने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक एडवाइस दूंगा सिंपल सा, सीईटी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो एक काम करो, जो 11th के फिजिकल के चैप्टर हैं और जो 12th के फिजिकल के चैप्टर हैं, ठीक है, उनको लिख लो, उनके फॉर्मूले क्या कर लो, खाली चैप्टर वाइज उनके फॉर्मूले को ऐड कर लो, और एक बार, ठीक है, फॉर्मूला पढ़ो, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करके जाओ, अगर टाइम कम है तो। ठीक है, इजीली हो जाएंगे। ये तुम्हारा 12th का सिलेबस है कि जिस पैटर्न में अपने को सीईटी के एग्जाम्स आते हैं, या कौन से चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस अपने को आ सकते हैं, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इतने ही आएंगे, कभी इधर उधर फ्लक्चुएट हो जाते हैं तो। बट ये जो एनालाइज मैंने डेटा किया है, ये लगभग 20 से 30 साल के पेपर पे एनालाइज करके मैं ये डेटा दे रहा हूँ, और इजीली अगर इतने करके जाते हो तो कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स कवर कर लोगे।